नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या है देश का मिजाज अगर आज हो चुनाव? इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में, जिसे हम सालाना 2 बार करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले 3 घंटे नॉन स्टॉप कवरेज में हम आपको दिखाएंगे मोदी सरकार पर क्या है आज लोगों की राय। अगर आज हो चुनाव तो किसको आएंगी कितनी सीटें, किसकी बनेगी सरकार, किसका ग्राफ बढ़ रहा है ऊपर और कहां पर आ रही है गिरावट। एक अनूठे और अलग अंदाज में, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, विक्रम लैंडर का चांद के उतरने के बाद और फिर प्रज्ञान रोवर का बाहर घूमने के बाद देश का मिजाज भी चांद हो उठा है। तो हम आपको दिखाएंगे अलग ग्राफिक्स के अंदाज में कि क्या कह रही है देश की जनता। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोदी सरकार के कामकाज से, लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम आपको जरा मेथोडोलॉजी बता दें, क्योंकि हम 543 लोकसभा सीटों पर अपने सर्वे को करने के लिए पहुंचे। 25,951 लोगों से बातचीत के बाद सी वोटर ने अपने सर्वे को जारी किया है। सर्वे की जो मेथोडोलॉजी है उसमें सबसे अहम है टाइम। 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में, यानी 14 जुलाई को चंद्रयान को लॉन्च तो कर दिया गया था, लेकिन लैंडिंग के पहले का ही ये सर्वे है। तो जो ड्यूरेशन है सर्वे का वो है 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस के पहले का। 25,000, और ये भी ध्यान रखिए कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले का ये सर्वे है। दिलचस्प है कि 25,951 लोगों तक हमारा ये सर्वे पहुंचा है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में हम 543 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से इन सवालों पर उनकी राय जाने हैं। आइए सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी, सिफोलॉजिस्ट, यहाँ पर CSDS के जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पहला प्रश्न संजय जी हमने इस सी वोटर सर्वे में देश की जनता के सामने रखा, वो बहुत सरल और स्पष्ट सवाल है। पहला, क्या आप मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? तो जो पहला सवाल हमने देश की जनता से पूछा, उसमें प्रश्न यही था कि क्या आप मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? संतुष्ट कहने वाले 59 यानी 59% और असंतुष्ट कहने वाले 19% लोग थे। जब देश का मिजाज सर्वे में हमने पहला प्रश्न जनता से पूछा, एक बार फिर आपको याद दिला दें, ये 15 जुलाई और 14 अगस्त यानी चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद तो ये सर्वे शुरू हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण के एंड पहले ये खत्म हुआ और इसी के साथ लैंडिंग के पहले का ही ये सर्वे है। ऐसे में जब हमने देश की जनता से पूछा तो 59% लोगों ने कहा कि हाँ हम संतुष्ट हैं, वहीं 19% लोगों ने कहा कि हम असंतुष्ट हैं। जो अगला सवाल हमने सरकार की उपलब्धि पर पूछा है, अगला सवाल, सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? जब यह प्रश्न हमने जनता से पूछा तो फिर सबसे ऊपर था कोविड-19 महामारी से निपटना। जी हाँ, विपक्ष जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेरता है, जनता ने उसी में सबसे बड़ा टिक मार्क दिया है। इस सर्वे में 21% लोग ये मानते हैं कि हम सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कोविड-19 महामारी से निपटना। दूसरा, भ्रष्टाचार रहित सरकार दूसरे नंबर पर आया। 13% लोगों ने भ्रष्टाचार रहित सरकार के लिए बात कही है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 370 का हटना, 12% लोगों ने कहा। अब इस तरफ जब आप देखेंगे तो दिलचस्प आंकड़े यहाँ पर भी हैं, क्योंकि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इन सबको 11% लोगों ने सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उसके बाद कल्याणकारी योजनाएं 6%, आधारभूत सुविधाएं 7%, पाकिस्तान चीन विवाद पर भी 2% लोगों ने अपनी बात कही है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर आ रही है जनता के मिजाज के हिसाब से कोविड-19 महामारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के अनुमान के हिसाब से 59% लोग जहां मोदी सरकार के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं, वहीं 21% यानी सबसे ज्यादा लोगों ने कोविड महामारी से सरकार का निपटना सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है और भ्रष्टाचार से निपटना दूसरे नंबर पर है। अब जो तीसरा प्रश्न हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है।
सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या मानते हैं? सबसे बड़ी कमी मौजूदा सरकार में आपको क्या दिख रही है? तो नाकामी में सबसे ऊपर है 25% के साथ महंगाई। जी हाँ, वही महंगाई जो आपको आपके घर में हिट करती है, चाहे वो सिलेंडर, टमाटर, सबकी कीमतों को लेकर इजाफा हो, दूध, और इसी वजह से 25% लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं संजय जी, 25% लोग, 1/4 लोग कह रहे हैं कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी महंगाई है। दूसरे नंबर पर बेरोजगारी 17%, बेरोजगारी पर 17% लोगों ने अपनी बात कही है। वहीं तीसरे नंबर पर आर्थिक विकास, जैसा कि आप देख रहे हैं 12% लोगों ने आर्थिक विकास को सबसे बड़ी नाकामी बताया है। कोविड महामारी पर भी दिलचस्प है, जहां सबसे बड़ी उपलब्धि में भी सबसे आगे था, वहां नाकामी में भी चौथे नंबर पर कोविड-19 महामारी है। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। उसके बाद नोटबंदी पर आप आइए तो 3% लोगों ने, और मुझे लगता है जो 2000 के नोट्स को वापस बहुत स्मूथली किया गया, इस वजह से भी शायद अब नोटबंदी के मुद्दे पर बहुत कम लोग उसे नाकामी मान रहे हैं, 3% सिर्फ। वहीं 5% लोग आप देख रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं और इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी उसे बता रहे हैं। तो सरकार के नजरिए से सबसे बड़ी नाकामी जनता की नजरों में जुलाई अगस्त के महीने में है इन्फ्लेशन, महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें, और यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। 17% लोगों ने महंगाई पर भी। अब हम आपको बताते हैं अगला प्रश्न जो हमने पूछा, अभी देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नजर में? जब जनता से हमने ये पूछा तो इस बार फिर महंगाई पर मोहर लगी। लगभग वही आंकड़ा है, 1% सिर्फ घटा है। 1/4, 1/4 हिस्सा महंगाई को सबसे बड़ी परेशानी कह रहे हैं। लेकिन यहां पर बेरोजगारी ने छलांग मारी है 17% से 24% पर, और वो टाई करता हुआ दिख रहा है महंगाई के मुद्दे से। सबसे बड़ी समस्या के तौर पर बहुत लोग माने, अगर हम माने तो 48, लगभग देश में जो ये सर्वे है उसकी आधी आबादी कह रही है महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी देश की समस्या है, और सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर भी इन्हीं दोनों को पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है गरीबी 8%, भ्रष्टाचार 5%, कृषि संकट 5%। जो अगला सवाल, हमने 2 सवाल मणिपुर पर पूछे हैं, मणिपुर के भी सवालों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो हमने प्रश्न किया कि आपकी राय 370 की विदाई को लेकर क्या है। ये देखिए, जब हमने सबसे बड़ी समस्या पर पूछा तब लोगों की राय क्या थी। मणिपुर हिंसा पर आपकी राय क्या है? 30% कहते हैं ये केंद्र सरकार की नाकामी है, 25% कहते हैं राज्य सरकार की नाकामी, 20% इसे केंद्र, और एक बार फिर से दिखा दीजिए, विपक्षी पार्टियों की नाकामी भी 14% लोग इसे बता रहे हैं। ये दिलचस्प है ये आंकड़ा संजय जी। जनता की राय में अगर आप देखें तो ये मामला आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की नाकामी, मतलब केंद्र को आप ले लीजिए 30%। अगर आप ये भी देखें तो बहुत दिलचस्प है कि जिस दौरान ये सर्वे किया गया है मॉनसून सत्र चल रहा था पार्लियामेंट का, और मणिपुर का मुद्दा छाया हुआ था। 30% लोगों ने केंद्र सरकार, फिर 25% राज्य सरकार, तो ये मिला लीजिए आपका हो जाता है 55%, और 20% कह रहे हैं केंद्र और 20 वो भी जोड़ दीजिए तो पहुंच जाता है ये 75% पे, जो कह रहे हैं कि केंद्र, राज्य या फिर केंद्र और राज्य। और फिर 14% ऐसे भी लोग हैं जो इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिलचस्प है कि उसी दौरान मॉनसून सत्र देश के संसद में चल रहा था और मणिपुर पर विपक्ष को सरकार को विपक्ष ने खूब घेरा हुआ था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। मणिपुर पर जो राजनीति वाला सवाल है वो अब हम आपको बताते हैं कि क्या आपको लगता है मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति हो रही है? इस पर क्या थी लोगों की राय? तो 44% लोगों का कहना है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, 44% कह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये। वहीं 21% कह रहे हैं सीएम को हटाना चाहिए था। फिर 19% कह रहे हैं हालात से निपटने के फैसले सही थे, और 7% कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो सरकार के ट्रैक के सामने आप देखिए, फास्ट ट्रैक न्यायिक जांच होनी चाहिए थी, ये 19% कह रहे हैं हालात से निपटने के फैसले को लेकर। तो ये देखिए, ये 4 जो ऑप्शंस है उसमें राष्ट्रपति शासन को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की राय है, और एक बार फिर, और दूसरा फिर सीएम को हटाने की बात। तो दोनों में सरकार की नाकामी दिखती है। उसको आप जोड़ दीजिए तो ये सीधा हो जाता है आपका 65%। 65% लोग स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि या तो आप वहां पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाते, या फिर आप सीएम को आपको हटाना चाहिए था। और फिर
उसके बाद से राय आ रही है कि आपको फास्ट ट्रैक न्यायिक जांच होनी चाहिए थी, 19% कह रहे हैं, और सभी पार्टियों को मणिपुर भेजना चाहिए था, ये कहने वाले 7% लोग। संजय जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। संजय जी, मोटे तौर पर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो 59%, लगभग 59% लोग मोदी सरकार के काम से खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे मुद्दों को आप जोड़ लीजिए तो सबसे बड़ी समस्या में वो 3/4% भी पार कर रहा है, लगभग 75%। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? अंजना जी, मुझे लगता है ये सबसे ताजे आंकड़े हैं सरकार के कामकाज के बारे में। लेकिन अगर आप तमाम आंकड़ों को देखें पिछले 6-8 महीने में, साल भर से तमाम सर्वेज जो आ रहे हैं, चाहे किसी दूसरी एजेंसी ने भी किया हो, अगर इन आंकड़ों को मैं उस परिप्रेक्ष्य में रख के देखने की कोशिश करूं तो मैं बहुत कोई अचंभित नहीं हूं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। और क्यों नहीं है? सरकार के अगर कामकाज के बारे में बात करें तो इस सर्वे में 59% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। कमोबेश दूसरे सर्वे भी यही बताते हैं। अगर आप सरकार की नाकामी की बात करें या कहें कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो जो 2 मुद्दे इस सर्वे में उभर के आए हैं, बेरोजगारी और महंगाई, तमाम सर्वेज में यही नतीजे आ रहे हैं। कहीं पर अगर आप दोनों को जोड़ते हैं 48% है। सर ये डेटा क्या कह रहा है? कोविड महामारी से निपटना, जहां विपक्ष खूब घेरता है सरकार को, हाँ। लेकिन 21% उसे सबसे बड़ी उपलब्धि। अंजना जी, मैं इस बात पर आ रहा था कि जो चीजें मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती हैं, पहले मैं उसका जिक्र कर रहा था। हाँ। महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो तमाम सर्वेज यही कहते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है, हाँ। और अगर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन जो आश्चर्यचकित करने वाली, कम से कम मेरे नजरिए से है, सबसे बड़ी उपलब्धि कोविड को मानते हैं। आपने बताया कि ये सर्वे 25,000 से भी ज्यादा लोगों का किया गया, लेकिन शायद मुझे लगता है कोविड की जो बात हो रही है इस सर्वे में, शायद ये, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें रूरल अर्बन सैंपल क्या है, सैंपल का जो प्रोफाइल है उसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ये अर्बन एजुकेटेड सैंपल है, जिस वजह से कोविड की बात ज्यादा हो रही है। अगर ये रूरल अर्बन प्रोपोर्शन बेहतर होता, शायद, मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो शायद इतना ऊपर नहीं आना चाहिए। मुझे यही एक अचंभित करने वाली बात है, जो ये लग रहा है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कोविड-19 को जो जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया उसके बारे में। लेकिन हो सकता है कि हमारी सोच, जो जनता जिस तरह से सोचती है, उससे कुछ अलग हो, तो ये मुझे लगता है कि थोड़े आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे दिखते हैं। ठीक है, चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुधांशु जी, 59%, 2 बार के आपके कार्यकाल के बाद लगभग समाप्ति हो रहा है, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। असंतुष्टों की संख्या 19% के आसपास है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई टॉपिंग द चार्ट्स जिसे कहा जाता है। मतलब आप सोचिए कि सबसे बड़ी समस्या में 75% लोग महंगाई बेरोजगारी कह रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी नाकामी में भी यही दोनों सबसे आगे हैं। सुधांशु जी, देखिए, जो आपका सर्वेक्षण है मैं उसी के आधार पर बोलता हूं। मानवीय बात है कि आपका ये पिछले 2-3 महीने का ही, मतलब पिछले दिनों का सर्वेक्षण होगा। ये वो समय है जब महंगाई का दौर सबसे प्रचंड रहा, परिस्थितियां रही उस कारण थी। जून में महंगाई की दर 4.5% थी, इस समय 7.5% है। जून से लेके अभी तक के 2 महीने में क्या बदला? 2 महीने में यह बदला कि जो प्राकृतिक आपदाएं आई और भयंकर बारिश भारत के हर क्षेत्र में हुई, उत्तराखंड, हिमाचल से लेके, हिमाचल में अभी भी स्थिति चल रही है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जैसा हुआ, उस कारण से जो हमारी दैनंदिन उपभोग की चीजें थी, जैसे सब्जी और अन्य चीजें, इनके दाम अचानक बढ़ गए बहुत। तो मानवीय बात है कि इस समय में यदि इतने लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है, तो महंगाई इस समय लोगों के ध्यान में अधिक आएगी। परंतु मैं यह भी, अगर आपका सर्वेक्षण यह भी प्रश्न कर लेता कि महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में वो किसको सक्षम मानते हैं, तो मुझे लगता है और बेहतर चित्र आ जाता। क्योंकि 1952 से लेकर आज तक जितने लोकसभा के चुनाव हुए, सिर्फ 2 लोकसभा के चुनाव रहे, 2004 और 2019, जिन लोकसभा चुनावों में महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि दोनों बार उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी थी और दोनों बार महंगाई की दर 4% से नीचे थी। इसके अतिरिक्त यह हर चुनाव में स्थायी मुद्दे रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी।
तो मैं ये मानता हूं कि सबसे विपरीत परिस्थिति में, और आप 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण याद करिए, और आज का तो ये जमाना है जब 21st सेंचुरी की मिलेनियम जनरेशन नेट पे बैठ के और अपने मोबाइल में कोई भी चीज देख सकती है। पूरा विश्व महंगाई के भयंकर दौर में है। यूरोपियन यूनियन, चाइना और अमेरिका, मैं कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस दौर में भी हमने जितना संभाला है, और इस विपरीत परिस्थिति में भी यदि इतना ही लोगों के सामने आया और 59% लोग पक्ष में हैं, तो मैं मानता हूं विपरीत परिस्थितियों में एक बड़ी उपलब्धि है। और पुनः मैं कहता हूं, समाधान की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हमारे पक्ष में आएगी कि इन चीजों का समाधान हमने ही अभी तो दिया सीट बताना बाकी है, आगे भी हम ही दे सकते। सांसद जी अभी तो सीट बताना बाकी है, लेकिन ये जो 59% संतुष्ट है, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सीटों की संख्या कहां पहुंचेगी? एक अनुमान दे दीजिए। अभी तो 8 बजे हम लोग बताने वाले हैं कुछ देर में। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में यदि 60% लोग साथ हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो पिछली बार सीटें जीते थे उससे ज्यादा पहुंचेगी। और जब यह परिस्थितियां सामान्य होंगी तो मुझे लगता है अभी तक के अभूतपूर्व विजय का कीर्तिमान मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी स्थापित करेगी। ठीक है, 303 से ज्यादा मान रहे हैं आप कि सीटें आएंगी। 8 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा लेकिन हमारे दर्शकों को, क्योंकि 8 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसकी कितनी सीटें आएंगी, क्या कहता है हमारा ये सर्वे। लेकिन संजय जी, अब आपके पास आते हुए महंगाई का मुद्दा, यही सवाल रिवर्स होकर सबसे ज्यादा आपके सामने खड़ा होता है कि 75%, और एक बार फिर से आपको बता दें 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में ये सर्वे किया गया है। सुधांशु जी कह रहे हैं उस वक्त मौसम की वजह से सबसे ज्यादा महंगाई की मार देश ने देखी है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसे ऐसे तमाम गंभीर मुद्दों के होने के बावजूद अगर 59% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं सरकार के काम से, तो ये तो आपके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। संजय जी, निरुपम बोलना पड़ेगा। आवाज इतना बार होता है सर। संजय जी, आवाज आ रही है? थोड़ा सा आवाज बढ़ानी पड़ेगी आपको, आवाज नहीं आ रही है पूरी। अच्छा, आवाज बढ़ा दीजिए संजय जी की। संजय जी, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी आवाज को बढ़ाइए। ठीक है। 75% महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या देश में मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 59%, 59% कह रहे हैं वो सरकार के काम से संतुष्ट है। ये खतरे की घंटी नहीं होनी चाहिए आपके लिए? मुझे लगता है मेरे से ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए कि जब 75% लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार से असंतुष्ट हैं, जो कि बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि 1 महीने पहले महंगाई की दर, फूड इन्फ्लेशन 4.5% था और 1 महीने के बाद सीधे 11.5% हो जाता है। और अभी आने वाले दिनों में दाल और पाम ऑयल, इन दोनों की कीमतें बढ़ने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में महंगाई से मुक्ति सरकार को नहीं मिलने वाली है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव आते आते महंगाई शायद अपने चरम पर होगी। बिल्कुल उसी तरीके से डबल डिजिट में इस समय बेरोजगारी का रेट चल रहा है, बेरोजगारी दर चल रही है, और लगभग सरकार खुद कहती है कि 22 करोड़ के आसपास लोगों ने नौकरी मांगी, सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। तो ऐसे में 2 प्रमुख मुद्दों के आधार पर निश्चित तौर पर जो फिर वापसी की हेडलाइन आप चला रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, और वो फिर वापसी नहीं होने वाली है मोदी सरकार की। मोदी सरकार इन 2 मुद्दों पर आ रही है। इसके अलावा मणिपुर हिंसा के संदर्भ में भी जिस प्रकार से आपके सर्वे की एक रिपोर्ट आ रही है कि लोग मणिपुर को जिस तरह से हैंडल किया गया, मणिपुर के संकट को केंद्र सरकार द्वारा, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। लोगों के मन में था कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां की आग बुझाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था मणिपुर में और सरकार वहां फेल हो गई थी। बावजूद इसके, इतना लोगों के समझ में भी आ रहा है, बावजूद इसके अगर आप ये निष्कर्ष निकाल के दे, मेरा मतलब आप नहीं, आपका जो सर्वे करने वाली जो एजेंसी है, अगर सर्वे करने वाली एजेंसी इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल के देती है कि फिर वापसी होगी मोदी सरकार की, तो निश्चित तौर पर यह गलत है।
ये कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसके अंदर एक विरोधाभास सा दिख रहा है। मेरा मानना है कि खतरे की घंटी सरकार के लिए है और सरकार आने वाले दिनों में कितना भी कह ले कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी या फिर हम इस समय दुनिया के दूसरे तीसरे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था में सब कुछ बढ़िया होता चला जा रहा है। सच है कि गरीब की थाली बहुत महंगी हो गई है, लगभग 28% से ज्यादा गरीब की थाली महंगी हुई है। सच यह है कि हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है। सच है कि हिंदुस्तान में इस समय हेट की पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई है कि लोगों के अंदर डर व्याप्त हो गया है। लोगों के अंदर भाई भाई के बीच जो नफरत का माहौल बना है उसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार को इस बार जाना पड़ेगा दो टर्म के बाद, यानी 10 साल के बाद। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आपके आत्मविश्वास पर और इस सर्वे में जो संतुष्ट लोगों का प्रतिशत है उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जो कि संजय जी का अधिकार है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो नफरत के बीज आपने बोए हैं, ये जो महंगाई, और महंगाई ने अच्छों के पसीने छुटा दिए हैं। सुधांशु जी, ये महंगाई जो बेलगाम बढ़ रही है, ये चिंता होनी चाहिए आपकी सरकार के लिए। संजय जी, सुधांशु अंजना जी जरा प्याज पे जोड़ दो कुछ। जोड़ दीजिए फिर सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। प्याज पे जोड़ दीजिए, उसके बाद जवाब देंगे। प्याज पे सुषमा स्वराज जी की सरकार जोड़ दीजिए। अचानक सरकार को लगता है कि प्याज के भाव बढ़ सकते हैं और प्याज सरकार की आंखों में पानी ला सकता है। बगैर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कृषि संस्थाओं से जुड़े लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, बगैर उनसे बातचीत किए लगभग 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। जैसी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, बाहर जाने वाला प्याज महंगा हो गया, प्याज की सप्लाई बढ़ गई, अचानक प्याज का भाव टूट जाता है। प्याज का भाव टूटता है और किसान हाहाकार मचा देते हैं। पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मच जाता है। हमारे उप मुख्यमंत्री जो इस समय जापान में है, फडणवीस जी, उनको वहां से बयान जारी करना पड़ता है कि उन्हें अमित शाह जी से और पीयूष गोयल जी से बात की है। उसके बाद यहां के जो हमारे मंत्री हैं मुंडे जी, वो जाते हैं भागे भागे दिल्ली और उसके बाद कोई ना कोई राहत ढूंढी जाती कि नहीं जी, हम किसानों को राहत देंगे। और इस एक दिन के अंदर मुंबई के पोर्ट पर लगभग 4000 टन प्याज सड़ गया और लगभग 20 करोड़ का नुकसान हो गया उन ट्रेडर्स को जो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से बगैर सोचे समझे, दिल्ली में मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जी और प्याज की कीमतों की वजह से एक वक्त पर उनकी सरकार गई थी। और ये जो महंगाई है ना, ये लगता तो ऐसा है कि ठीक है लेकिन अंडर करंट इसके खिलाफ बहुत ज्यादा है। जो आपने बोला, वो बहुत अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया अंजना जी। मैं इसका एक दूसरा विश्लेषण देना चाहता हूं। पहले मैं संजय जी की बात में कुछ संशोधन कर दूं। ये भारत सरकार नहीं कह रही है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए मान्यवर, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, IMF, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्य कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के संस्थान की प्रामाणिकता पर प्रश्न लगाएंगे। और आज की वास्तविकता यह है कि IMF की चीफ क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत ब्राइटेस्ट स्पॉट होने जा रहा है। अकेले भारत 15% कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले समय में वर्ल्ड की ग्रोथ में। आपको पता होना चाहिए, पहली बार हिस्ट्री में फिंच ने अमेरिका की रेटिंग 1 पॉइंट कम की है, AAA+ से AAA की है। आपको पता होना चाहिए चाइना में इस समय डिफ्लेशन है, मतलब कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं और यह बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। इसका कारण एक अलग प्रकार की समस्या है। अब मैं आता हूं जो आपने प्याज पे कहा। अंजना जी, याद करिए, हमारी 2 सरकारें चली गई थी प्याज के ऊपर। वो समय क्या था? वो नवंबर सन 1998 था। 4 महीने के लिए प्याज के दाम बढ़े थे और इतना हाहाकार मचा था। वो हाहाकार क्यों मचा था? क्योंकि उस ठीक 6 महीना पहले 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था, जहां से भारत शक्तिशाली बन के उभरा था। एक प्राकृतिक समस्या उस समय आई थी और उसका हाहाकार मचाकर भारत की उस मजबूत ताकत को कमजोर करने के लिए तमाम शक्तियां भारत के अंदर और बाहर से लग गई थीं। अगर उस समय हम केंद्र में नहीं होते, मैं आज चुनौती से कह रहा हूं, कोई जाके नेट पे सर्च करके देख ले, नवंबर 1999 में सियाटल की WTO की कॉन्फ्रेंस को वाजपेयी जी की सरकार ने सबोटाज कर दिया था। ये वर्ड यूज किया गया है, इंडिया सबोटाज WTO। और अगर वो सारी बातें सरेंडर हो गई होती मान्यवर, आज आप सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं होते। जब मोदी जी की सरकार आई, चेक करिएगा जाके, बाली में कॉन्फ्रेंस हुई 2014 में, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी देने के संदर्भ में यूपीए की सरकार लगभग हामी भर आई थी।
हम अड़ गए, अन्यथा 2017 के बाद आप किसानों को सब्सिडी देने की स्थिति में रहते। और फिर जानते क्या होता, यहां जो विदेशी कंपनियों का कब्जा होता, आज जो आसमान पे दाम चढ़ने शुरू होते, तो हम लैटिन अमेरिकन कंट्री जैसी स्थिति में हो जाते। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि जैसे उस समय मजबूत भारत की सरकार उभर रही थी, वो असली ताकत हमारी उस समय उभरी थी, तो एक तात्कालिक मुद्दे को मुद्दा बनाकर भारत को कमजोर करने की शक्तियां लग गई थी। आज भी प्राकृतिक कारणों से एक समस्या है, और मैं संजय जी की बात से सहमत हूं। प्राकृतिक कारण है, अभी कुछ 1-2 महीना और भी इन चीजों का प्रभाव रह सकता है, मगर मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यह है कि जो उभरते हुए भारत की शक्ति है, उसको जो लोग कमजोर करना चाहते हैं, जैसे उस समय किया था, वैसे इस समय भी करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैं मानता हूं कि आज जानकारी, शिक्षा और संचार का स्तर अधिक है, तो मुझे लगता है कि आज जो भी व्यक्ति चाहेगा उसे बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सकती है, और आने वाले समय में मोदी जी की सरकार दक्षता के साथ इन चीजों पर नियंत्रण करने में भी सफल हो। ठीक है, इससे पहले कि संजय जी आप जवाब दीजिए, संजय निरुपम जी, संजय जी आपसे एक छोटा सा कमेंट में लेना चाह रही थी साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, क्योंकि हम जो बीच में तस्वीरें दिखा रहे थे युवाओं की, वो ऐसे ही हम नहीं दिखा रहे थे। ये बिहार की, पटना की, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। शहर शहर शिक्षक भर्ती के लिए ये हालत है रेलवे स्टेशंस की, जहां पर बच्चे अलग अलग जगहों से आकर ऐसे, और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैरान करती हैं, हुजूम दिख रहा है लोगों का। बिहार की, पटना की तस्वीरें हैं। अंजना जी आप इन तस्वीरों का जिक्र कर रही हैं, और मैं आपको उदाहरण बताऊं, अगर हमें कोई सर्वेक्षण करना होता और अगर हम उसको ट्विटर पे, अगर अपने फेसबुक पे कहीं पे डाल दिया कि हमें 100 इन्वेस्टिगेटर चाहिए, और हजारों की संख्या में, और ये 7 दिन और 8 दिन का काम है, हजारों की संख्या में लोग एप्लीकेशन देते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हम इसको हैंडल कैसे करें। तो बेरोजगारी की समस्या जो सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं, और सिर्फ इस सर्वे की बात नहीं है, सुधांशु जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि महंगाई इसी के लिए ज्यादा है क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में मौसम खराब है, सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, फल के रेट बढ़े हुए हैं। लेकिन सुधांशु जी अगर आप पिछले साल भर के किसी भी सर्वे का जिक्र करें, और आपने भी इस बात का कहा, जिक्र किया, हर चुनाव में, 2 चुनाव को छोड़ के, 2019 का चुनाव और 2004 के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं था। तो आप अपनी ही बात को एक तरह से काट रहे थे, क्योंकि अगर इस सर्वे की बात ना करें, हम पिछले साल 1.5 साल में जितने सर्वे हुए, दोनों बातें वो सर्वे पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर छवि की बात करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। सरकार के ओवरऑल काम की बात की जाती है, जो ये सर्वे भी बता रहा है, 60%, लगभग 59% लोग कहते हैं कि सरकार के कामकाज से खुश हैं। लेकिन जहां बात होती है महंगाई की और बेरोजगारी की, उस पर सरकार के का जो प्रदर्शन है उसको लोग पॉजिटिव नहीं देखते हैं। इस सर्वे में, चाहे पिछले किसी भी सर्वे की बात करें, तो बेरोजगारी तो ये समस्या है, और मुझे लगता है अगर सरकार इस बात से इनकार करती है तो कहीं ना कहीं वो नजरें फेरने की कोशिश कर। ठीक है, सुधांशु जी इस पर एक जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद से फौरन संजय जी आपके पास आऊं। देखिए संजय जी, मतलब मैं अपने सिफोलॉजिस्ट संजय जी से कहता हूं, हमने इनकार नहीं किया, हमने सिर्फ यह बताया कि केवल अप्रत्याशित परिस्थितियों में हमारी सरकार में यह परिस्थिति आती। जैसे आपने कहा, 1.5 साल पहले तो हम कोविड के दौर से निकल ही नहीं पाए थे। कोविड के कारण महंगाई, बेरोजगारी का एक भारी संकट आया। अब अगर देखा जाए, अब हम कोविड से पूरी तरह निकल पाए हैं, तो इसलिए यह बात मैं आपकी सहमत हूं कि 1.5 साल पहले बेरोजगारी मुद्दा था, मगर जैसे स्थितियां सामान्य होती चली जाती हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा हम नियंत्रण करने में सफल होते चले जाते हैं। जैसे आज रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, अब जैसे महंगाई एक तात्कालिक कारण है, अगर 2-3 महीने में स्थितियां सामान्य हो गई तो महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने 4 और 19 अपनी बात नहीं काटी थी मान्यवर। सामान्य परिस्थिति में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह स्थिति नहीं रही। मोदी जी के समय में, प्री कोविड में, यदि आपको याद हो, महंगाई की दर 3.7% तक आई थी। 3.7%, जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व एक में से एक है, और 2013 में 11% के आसपास थी। यह ठीक है, कोविड और उसके बाद की परिस्थितियों में हुआ, परंतु इसीलिए मैंने कहा कि पूरी वैश्विक परिस्थिति से लेकर राष्ट्रीय परिस्थिति तक जो भी चुनौतियां हैं, मोदी जी कुशलता से निकाल रहे हैं, इसीलिए जनता का विश्वास उनमें है। और इसीलिए मैंने कहा, यदि यह प्रश्न ऐड कर दिया जाए कि समाधान कौन दे सकता है, तो आप देखेंगे कि 80% से अधिक लोग कहेंगे कि मोदी जी समाधान दे सकते हैं। असल इम्तिहान की घड़ी अब बहुत करीब आ चुकी है। ये सच है कि आप अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं, संजय जी दे रहे हैं, लेकिन ये पटना जंक्शन की तस्वीरें भी तो हम दिखा रहे हैं ना संजय जी। राज्य सरकारों को भी लेकर कई बार प्रश्न उठते हैं। तेजस्वी यादव ने भी नौकरियों को लेकर कई वादे किए,
नौकरियों को लेकर इस देश में जो जनसंख्या बनाम बेरोजगारी की जो समस्या है उसको लेकर किसमें जनता का विश्वास ज्यादा उठता है या बनता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होगा जब वो वोट डालने जाएंगे। और वही असल इम्तिहान है कि आप बेरोजगारी के इस विशाल मुद्दे के बीच में किस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें दिखाने के बाद मैं संजय जी मणिपुर के मुद्दे पर एक बार आना चाहती हूँ, क्योंकि मणिपुर पर जो 2 प्रश्न हमने पूछे थे उसमें सुधांशु जी लोगों की राय स्पष्ट है। वो कह रहे हैं 44% कह रहे हैं कि आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए था, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है 21% के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है, एक बार दिखा दीजिए वो डेटा भी मणिपुर का। 21% लोग ये कह रहे हैं आपको मुख्यमंत्री हटाना चाहिए था। 25% ये देखिए, नाकामी में भी केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा 30%, 25% राज्य सरकार कह रहे हैं, और ये देखिए 21%, सही कहा मैंने, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए 44% कह रहे हैं, 21% कह रहे हैं आपको अलग अलग तुरंत बातचीत करके गुटों से आपको समस्या का हल ढूंढना चाहिए था। इस पर जवाब दीजिए मणिपुर पर। और ये सर्वे का टाइम भी सुन लीजिए सुधांशु जी, 15 जुलाई से 14 अगस्त यानी मॉनसून सत्र विपक्ष आपको मणिपुर पर घेर रहा था। सुधांशु जी। हाँ, अब मैं आपको जवाब देता, मैं इसका जवाब दे देता हूं। जो आपने समय बताया अंजना जी, इसका उत्तर इसमें निहित है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जो अन्य समस्याएं हैं, सरकार की कामकाज हो, महंगाई का विषय हो, अन्य विषय हो, इन सब चीजों पर जो जनता का अभिमत है वह उनके द्वारा अनुभूत है, यानी उन्होंने उस चीज को देखा है तब दिया है। मणिपुर पे जो है वो अनुभूत नहीं है, श्रुत है, यानी सुना हुआ है। क्योंकि माननीय बात है, देश में आपने जितना भी 25,000 का सैंपल सर्वे लिया होगा तो उसमें मेरे विचार से बात पहुंचाने में विपक्ष सफल हुआ ना सांसद जी। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। इसीलिए मुझे आज तक आश्चर्य है अंजना जी, मैं कई बार आपके कार्यक्रम में भी बोल चुका हूं, मुख्यमंत्री को डिसमिस करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये टीवी चैनल पे आके क्यों बोलते हैं भाई, ये संसद में क्यों बोलते हैं? आज तक मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं दिया है विपक्ष ने? देना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में आपने हल्ला मचाया है और यह वो टाइम था जब संसद का सत्र लगातार इस पर रुका था, जनता पे उसका प्रभाव पड़ा। पर आपको पता है कि मणिपुर की संवेदनशील स्थिति को जिस ढंग से संवेदना के साथ वहां की सरकार ने हैंडल किया है, आपकी स्थिति नहीं है कि आप वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाएं, अन्यथा आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, वहां पे पता है। अन्यथा मैं बार बार कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं, दृढ़ता से कहता हूं, केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। क्यों नहीं मणिपुर विधानसभा में आज तक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया? क्योंकि धरातल की स्थिति आपके मणिपुर के नेताओं को पता है, दिल्ली में हल्ला मचाना है और मणिपुर की स्थिति को लेकर अपनी राजनीति का मार्ग प्रशस्त करना है, संवेदनशीलता का रास्ता नहीं ढूंढना है। लेकिन सुधांशु जी, परसेप्शन की बात होती है ना, वही बातें जो बार बार हम लोग संजय निरुपम को बता रहे हैं। परसेप्शन क्या है? आप सोचिए कि 30% लोग कह रही है केंद्र की नाकामी, 25% कह रहे हैं राज्य की, और दोनों की नाकामी मान रहे हैं 20%, यानी ये हो गया 75%। 1/4 लोग मान रहे हैं कि केंद्र और राज्य की नाकामी है। लेकिन संजय निरुपम जी, इसी के साथ ये प्रश्न भी उठता है कि आपको तो 2024 दिख रहा था, वरना राज्य में आप मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहे थे, यहां पर व्यस्त थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में, जो कि आपको पता था कि गिरना है। अंजना जी, मैं दोनों विषयों पे बात रखूंगा, जरा विस्तार से थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। पहला बेरोजगारी का विषय। बेरोजगारी का जो संकट है उसके 2 पहलू हैं और सरकार उन दोनों पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रही। एक पहलू है कि जो सरकारी उपक्रमों में जो नौकरी मिलती है वो विषय है। बड़े पैमाने पर सरकारी उपक्रमों में पदें रिक्त पड़ी हैं। जैसे रेलवे में लगभग 4 लाख के आसपास जगह खाली है, वहां पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। जो पीएसयूज हैं या तो वो बिक रहे हैं या बंद हो रहे हैं, और बाकी बहुत सारे पीएसयू जो चल रहे हैं वहां पर लाखों पोस्ट खाली है और वहां पर कोई भर्ती नहीं हो रही। फिर भी पूरे देश में जो रोजगार सृजन होता है उसका 3% सरकारी नौकरी का योगदान है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने तमाम मंत्रालयों के साथ जिस प्रकार से रोजगार मेला आयोजित करते हैं, उसमें मुश्किल से कई बोलते हमने 7,000 तो 70,000 50,000 लोगों को जॉब दिया, वो 3% जॉब के ऊपर उनका सिर्फ फोकस है। बाकी जो दूसरा पक्ष है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार मिलता है, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर इंडिया की सरकार आती है, जो आप अभी 3% कह रहे हैं सरकारी नौकरियों की बात,
वो आप कहां तक ले जाएंगे? आपका रोड मैप क्या है, आपका प्लान क्या है जिसकी वजह से लोग भरोसा करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही ये अपनी आर्थिक नीति जाहिर कर रखी है और उसको लागू भी किया हमने। हम पब्लिक सेक्टर के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं, नेहरू जी के जमाने से जो हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है वो ये रहा है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ज्यादा ज्यादा मजबूती दी जाए, पब्लिक सेक्टर यूनिट का ज्यादा ज्यादा जाल फैलाया जाए। तो जितना जाल फैलाएंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट का, उतना ही एश्योर्ड रोजगार हमारे देश के नौजवानों को मिलेगा। ये हमारी भूमिका, और आगे भी ये भूमिका इंडिया की अगर सरकार आती है तो रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। दूसरा पक्ष क्या है? प्राइवेट सेक्टर। चूंकि इकोनॉमी बहुत बुरे दौर में है, जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, लगभग 20,000 उद्योग ऐसे बंद हो गए कोविड के बाद। उसकी वजह से जो जहां बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 30% रोजगार सृजित होता है पूरे देश के रोजगार का, वो सब बंद हो गया। इसलिए वहां पर भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसलिए आप पटना का दृश्य दिखाते हैं। पटना के दृश्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि पहली बार दिखा है कि पूरे देश के लोग बिहार में नौकरी लेने गए। आमतौर पर बिहार के बेरोजगार जो नौजवान होते थे वो नौकरी लेने के लिए पूरे देश में दर दर भटकते थे। पहली बार दिखा है कि देश के अलग अलग राज्यों के लोग पटना गए हैं ट्रेनों से, और वहां पर कोई भर्ती उर्ती में शामिल होने के लिए, नौकरी पाने के लिए। मतलब यह जो बेरोजगारी की समस्या है राष्ट्रव्यापी समस्या है, इतना याद रखिएगा। दूसरी बात जो मणिपुर के संदर्भ में ने कहा, ये एक बड़ा राजनीतिक किस्म का जवाब दे रहे हैं कि आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आए राज्य में। साहब, राज्य में आपकी बहुमत है, विश्वास प्रस्ताव लाकर के हम कौन सा डंका बजा देंगे? हम आपसे एक संवेदनशील जवाब चाहते हैं। हम आपसे अपेक्षा यह करते हैं कि दो जनजातियां वहां लड़ रही हैं, महिलाओं की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है, बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लाखों लोग वहां पर कैंपों में रह, राहत कैंपों में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपकी राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अगर इस प्रकार के कोई स्ट्रक्चर देती थी तो केंद्र सरकार तत्काल एक्शन लेती थी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार कान में तेल डाल के सोई पड़ी है, और इस प्रकार के राजनीतिक जवाब दे दे करके विपक्ष की जो चिंता है उस चिंता को खारिज करने का प्रयत्न होता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक। और यही वजह है कि लगभग 75% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार और बीरेंद्र सिंह की सरकार, दोनों सरकारें फेल हुई हैं, और इसलिए 75% लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि वहां पर एक करेक्टिव मेजर उठाना चाहिए था। मसलन राष्ट्रपति शासन लागू करे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लें, और उस आग को बुझाने के लिए दोनों जनजातियों के बीच जो मारामारी चल रही है उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप कुछ प्रयास करें। महंगाई की दर के संदर्भ में एक और चीज बता दूं आखिर में, अंजना जी, शायद आपके पास अब वक्त नहीं होगा। हाँ। मुझे सिर्फ इतना कहना था महंगाई के संदर्भ में कि जैसे ही आज के दौर की बात करिए ना, तो ये 99 और WTO और डंकल प्रपोजल और पता नहीं क्या क्या सुनाने लगते हैं। हमको ये सब नहीं सुनना है साहब। अगर फूड इन्फ्लेशन या सब्जियों के भाव बारिश की वजह से बढ़े हैं तो मसालों के भाव 3 गुने कैसे हो गए? चावल और गेहूं दोनों महंगा हो चुका है। आपकी जीवनावश्यक दवाइयां जो हैं वो लगभग दुगने तिगने भाव पे मार्केट में मिल रही हैं। कपड़े महंगे हो गए, टीवी महंगा हो गया, मोबाइल महंगा हो गया, जूते महंगे हो गए, चप्पल महंगे हो गए। सस्ता क्या है? सस्ता सिर्फ जो बीजेपी के लोग गाली देते रहते हैं सरेआम, वो गाली सस्ती है और कुछ भी सस्ता नहीं इस समय देश में। तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी असफलता, नाकामयाबी जो है वो महंगाई के फ्रंट पर है। चाहे जितना जवाब देना चाहे दे लें, चाहे जितना डिनाइल मोड में रहना चाहे रह लें, सच यह है कि सरकार महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी है, फेल हो चुकी है। महंगाई और मणिपुर दोनों पर जवाब दीजिए। और जहां तक मुख्यमंत्री बदलने की बात है सर, मुझे तो नहीं याद आता कि आपने अविश्वास प्रस्ताव का इंतजार किया था जब आपको गुजरात में मुख्यमंत्री बदलना था या उत्तराखंड में बदलना था, तो कहां आपने अविश्वास प्रस्ताव का इंतजार किया था विपक्ष की तरफ से? अंजना जी, वो बदला नहीं था, उन्होंने तो त्यागपत्र दिया था। परंतु अभी जो संजय निरुपम जी ने क्या बढ़िया सेंटेंस बोला, अरे मणिपुर में तो आपका बहुमत है तो हम कौन सा वहां डंका बजा देते, तो आपने दिल्ली में तो नगाड़ा बजा दिया। और क्या राजनीति की मान्यवर, पहले संसद नहीं चलने दी कि मणिपुर पर डिस्कशन चाहिए, मगर जैसे ही दिल्ली विधेयक आया तो मणिपुर किनारे हो गया क्योंकि गठबंधन आगे था। फिर जब मणिपुर का विषय आया तो आपने तो ऐसा नगाड़ा बजाया कि भाग खड़े हुए। मतलब प्रधानमंत्री जी का उत्तर सुनने तक नहीं रुके। आपको यह अधिकार था, गौरव गोगोई जी ने यह विषय रखा था कि वो प्रधानमंत्री जी के उत्तर के बाद अपनी टिप्पणी रख सकते थे, यह नियम में प्रावधान है, वो भी नहीं किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, भाग खड़े हुए। तो देश की जनता को पता है कि कौन राजनीति कर रहा था, कौन संवेदना कर रहा था। अब मैं आपसे कहता हूं मान्यवर, सस्ता क्या हुआ? आज महंगाई की दर
7.5% है। जब आप छोड़ के गए थे 11% थी 2013 में, चेक कर लीजिए। इस बुरी परिस्थिति में भी आपके जमाने से कम महंगाई किधर है। तीसरा विषय आपने पीएसयूज का कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता लोग नेहरू जी के गुणगान में बात की चीजें ही भूल जाते हैं। अरे भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइवेट इकोनॉमी लाए थे तो पीएसयूज के विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी उन्होंने। जो पीएसयूज भयंकर घाटे में चल रहे थे उनको बेचने की शुरुआत की। तो आप कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह गलत थे, नरसिम्हा राव की सरकार गलत थी, और जो आप वो नेहरू के जमाने का अल्ट्रा सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं वो तो वर्ल्ड वाइड ट्राइड टेस्टेड फेल्ड हो चुका है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, आज हम आज तक चैनल पर बैठे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं मान्यवर, इसका जवाब देना चाहूंगा कर लूं। हम लोग आज तक चैनल पर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, आप जब आपका टर्न आए बोलिएगा सर। देखिए, हम आज तक चैनल पर बैठे हैं। अंजना जी ये बताइए, पीएसयू मॉडल के अनुसार तो सिर्फ दूरदर्शन होता था। जब अकेला दूरदर्शन था तब खबर की गुणवत्ता और दर्शकों तक पहुंचने वाली जानकारी, या जिसे कहेंगे कि मीडिया के मार्केट का विस्तार अधिक था या आज ज्यादा है? दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, बताइए। अब बताइए, जब केवल बीएसएनएल था तब विस्तार ज्यादा था, टेलीफोन था, या आज विस्तार ज्यादा है? इसलिए ये जो कहने का प्रयास है, ये भारत के युवाओं को उस मानसिकता में बना के रखना है कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, जबकि भारत के अंदर वो टैलेंट है। देखिए जाके साहब बाहर, वहां माइक्रोसॉफ्ट से लेके और मास्टर कार्ड से लेके गूगल और पेप्सी के चेयरमैन बन गए। आप कह रहे नहीं कि सरकारी नौकरी, अब मैं वहीं बिहार में समाप्त करता हूं। ये बिहार में वो सरकार है ना जिसने कहा था 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब 2 साल रह गए अंजना जी, 15 लाख तो दे दी होंगी ना? पूछिए बिहार वालों से, इनकी सरकार चल रही है, कितनी नौकरी दे दी? ये मजाक उड़ाना था बिहार की जनता का। बिहार की अर्थव्यवस्था के साइज में आप 20 लाख सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकते, इतनी आर्थिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। सिर्फ मजाक उड़ाया, या मैं कहूं सुनने में शायद भूल हो गई होगी, तेजस्वी जी ने यह कहना चाहा होगा, जब उन्होंने 10 लाख कहा था तो नीतीश कुमार जी ने मजाक उड़ाया था। जब नीतीश कुमार जी उनके साथ आ गए तो 20 लाख पे हाँ कहने लगे। मुझे लगता थोड़ी गलती हो गई, उन्होंने कहा होगा 20 लाख नौकरी नहीं देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, यानी 20 लाख रुपए जो देगा उसको नौकरी देंगे। जैसे अभी आ रहा ना कि वो जमीन लेके और लाखों रुपए की जमीन लेके नौकरी देते थे, शायद वो बात रही हो तो बात अलग है। अन्यथा बता दें कि 20 लाख में से कितने लाख नौकरी दे दी, अब 2 साल रह गए सरकार। छोटा सा जवाब, इसका छोटा सा जवाब। बिहार सरकार की 20 लाख नौकरियों के बारे में वो प्रश्न ये तो इनको ये, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। और बिहार सरकार में जो आज मंत्री या उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, उनके एक बयान को याद करें या उनके वादे को याद करके बोले बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया गया। जब इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तब वो किसका मजाक उड़ाया था? क्या तब उन्होंने कहा था कि भाई 2 करोड़ रुपए दोगे तो नौकरी देंगे? क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए? तो कृपया करके अपने गिरबान में भी झांकिए, मैं आपसे निवेदन ये करता हूं। दूसरी बात, प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच डालना है या सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद कर देना। हाँ, हम गर्व से और फक्र से कहते हैं कि 1991 में जो एक जो प्राइवेटाइजेशन की जो एक पॉलिसी लाई गई, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, वो हमारा एक जानबूझकर सोचा समझा फैसला था। सिर्फ एक लाइन में जवाब, सिर्फ एक लाइन में जवाब सुधांशु जी, जल्दी से, सिर्फ एक लाइन में। प्राइवेटाइजेशन 91 का वो क्लेम इन्होंने जो कहा था, मैं संजय जी के ही वक्तव्य से कहता हूं, इन्होंने खुद कहा कि सरकारी नौकरियां अधिकतम 3% मिल सकती हैं। सरकारी नौकरी नहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष सरकारी व्यवसाय। तो मान्यवर 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर कहे थे। तो पूरे भारत में कितने होंगे? अगर आप 3% मान ले तो 1.4 का अगर आप 3 करेंगे तो कितना हुआ? 5 करोड़।